दोस्तों नमस्कार। हमारे एग्जाम अटेंशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर 1 यानी प्राइमरी में पूछा गया है। ये 2018 का पेपर है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस प्रकार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है गणित अवधारणाओं की समझ। ऑप्शन नंबर 2 है गणितीय भाषा का विकास। नंबर 3 है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। और नंबर 4 है तर्क कौशल का विकास। इसका उत्तर होगा गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता है। इसका फिर अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो इसका सही उत्तर है 2, यानी सबसे पहले होगा अनुभव प्रदान करना, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना, फिर उसके बाद चित्र बनाना और सबसे अंत में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याओं को घटाया। 83 में से 27 घटाता है और उसका उत्तर 64 आता है। अब हम लोग को ये देखना है कि बच्चे के घटाव की अवधारणा आती है कि नहीं आती है, उसमें कमियां क्या है। तो उसमें कुछ कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखना बोध कराता है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन नंबर 4 है ये एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, यानी वो स्थानीय मान का धारणा सही नहीं है बच्चों में, उसको स्थानीय मान की को सीखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन के कुछ चक्र होते हैं जो नीचे दिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग को सही क्रम में लगा करके उत्तर देखना है। यानी शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। नंबर 2 दिया है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उनका संगठन। नंबर 3 दिया है प्रगति रिपोर्ट का विकास। नंबर 4 दिया है कथन 4 दिया है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 1, यानी सबसे पहले शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना, फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, फिर नंबर 3 आता है प्रगति रिपोर्ट का विकास, फिर नंबर 4 आता है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उनका संचार करना। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। इसका है ऑप्शन नंबर 1, रोमन अंक स्थानीय मान का उपयोग नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। नंबर 2 है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 3 है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं का बनाना एक जटिल कार्य है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों को भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 1, रोमन अंक स्थानीय मान का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ इसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। नंबर 2, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे मूक नाट्य खेलते हुए लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहरा बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। इसका उत्तर सही होगा, ये बच्चों का अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहरा बनाता है। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शन नंबर 1 है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 3 में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। नंबर 4 की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। फिर अगला देखते हैं, एक शिक्षक को गणित में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। नंबर 1 है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत करके और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देगा। ऑप्शन नंबर 2 है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहीकृत करके। ऑप्शन नंबर 3 है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत करके ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन नंबर 4 है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में दें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, तो गणित में सीखने के अपेक्षित परिणाम विकसित किए गए हैं ताकि। ऑप्शन नंबर 1 है, गणना के लिए बच्चों को लघु निश्चित चरण बताए जाएं। ऑप्शन नंबर 2 है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार गणित और कौशलों को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 है, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य गतिविधि है। प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो इसका सही उत्तर जो होगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना ही एक गतिविधि का कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बच्चों के बीच गिनती के कौशल का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एक एक संगतता, ऑप्शन नंबर 2 है क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर 3 संख्या नामक यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4 समूह बनाना। तो इसका सही उत्तर जो होगा संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये जो है पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है। अब इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिसमें 4 समकोण त्रिभुज बनाए गए हैं और बच्चों से त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है कौन सी विधि? तो नंबर 1 है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोगशाला विधि। तो इसका उत्तर सही है आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। ऑप्शन नंबर 4 है संकल्पना मानचित्र पूर्व शिक्षण को नई शिक्षा से जोड़ने में सहायक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 2/3 भागे 5/4 बराबर कितना वैल्यू होगा? इसका उत्तर हम हल करके देखते हैं कि कितना आएगा। जैसे 2/3 है, 2/3 और भागे 5/4 है, तो इसको हम करेंगे 2/3 भाग का चिन्ह गुणन बदल देंगे और 4/4
5 कर देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो इसका उत्तर यानी इसका ऑप्शन डी सही, 8/15। ये हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसको हम थोड़ा लिख करके देखते हैं। जैसे हम पहले लिखेंगे 11,000, फिर लिखते हैं 1100, फिर लिखते हैं 11। हम इसको ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं, यानी एक हुआ, एक हुआ, एक हुआ, फिर एक, दो हुआ, और फिर ये एक हो गया। यानी इसका उत्तर कितना आया? 12,111। इसका उत्तर यही सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 × 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसको अगर हम भाग देते हैं, जैसे 3 सही 1/4 में हम अगर भाग देते हैं 1/16 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 52 आएगा। इसका उत्तर 52 आ जाएगा, क्योंकि जैसे 4 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 13, 13/4 हो जाएगा, यानी 13/4। फिर भागे होगा 1/16। अब भाग का आप इसको 13/4 लिखेंगे, और भाग का चिन्ह गुणा में बदल देंगे, और इसको पलट देंगे, 16/1 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 13 चौको 52। ये उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर आपका हुआ ये। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय कितना? तो इसको हम घटा देंगे, यानी 22:20 ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ ऋण लगाएंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर और फिर 40। अब देखिए यहाँ से 2 घटेगा नहीं, केवल एक दहाई हम नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमको 1 घंटा उधार ले जाना होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 20 80। कितना हुआ? 80। 80 मिनट में से अगर 40 घटाएंगे तो ये आपका
40 मिनट होगा। और फिर यहाँ बचा था 21। अब यहाँ 21, तो इधर से एक उधार ले आएंगे तो हो जाएगा 11। 11 में से 8 निकालेंगे, आपका बचेगा 3। इतना उत्तर हुआ, यानी 3 घंटा 40 मिनट। इसका विकल्प सही है ये। कौन सही है? ये। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आवंटन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है? ये 6 और 3 सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न में गलत है। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका होगी 75 होगी। यदि सब में 75 पाए तो 5 विषय थे, तो 75 यानी 75 लिखे, फिर 75 5 बार लिखेंगे तो 2 इधर छोड़ दीजिए। माध्यिका ये होता है अगर इस तरह दिया है तो 75 75 और फिर 75। अब इसमें इसको 2 इधर छोड़ दो, ये 2 जो है इसको इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर ले लीजिए, जो बीच का हो गया मध्य का हो गया, यानी 75 इसका उत्तर सही हो गया। ठीक है। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट का 1/4 भाग 3 है तो पूरा भाग कितना होगा? पाई चार्ट का 1/4 भाग 3 है। 1/4 भाग बराबर कितना है? 3 है। तो पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग बराबर 4 यानी 12 हो गया। इसका उत्तर इस प्रकार से 3 से। फिर अगला प्रश्न हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लागत का है? 250 प्रत्येक के 200 पैकेट हैं। 250 प्रत्येक के 200 पैकेट है और 250 प्रत्येक आइटम के 20 दर्जन है। तो 20 दर्जन का मतलब यहाँ हुआ 240 आइटम, यानी 240 आइटम है। यहाँ 200 पैकेट है तो 240 और का गुणा अगर 250 से कर दीजिए तो अधिक हो जाएगा, इसलिए उसका उत्तर आपका सही हुआ 2। ठीक है। फिर एक सवाल ये है, 1/1 धन 1/1 धन 1/1 प्लस डॉट डॉट का समपदोतक योग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0। समपदोतक का योग आपका 0 हो जाएगा।